Hello dear students, welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes SSC JEE RRB JEE और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE JEE एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज था आपके माइंड से TCS पैटर्न के डर को हटाने का। TCS पैटर्न को हमने एनालाइज किया और उससे क्वेश्चंस जो TCS ने कराए हैं ऑल ओवर इंडिया उसको छाट के सीरीज बनाई है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इरिगेशन इंजीनियरिंग के हमने 7 सेशंस ले लिए हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग के कितने हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग के हमने 7 सेशन ले लिए हैं। आज 8वां सेशन है। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग पर बात करी, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप पर बात करी, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स पर बात करी। अब हम कैनाल डिजाइन पर बात करेंगे। कैनाल डिजाइन का आज पहला लेक्चर है। क्लियर? आपको मैंने बोला था एक कॉपी बना लेना, उस पर लिखते जाएंगे हम, जो जो एक्स्ट्रा चीजें हमें पता चलती जाएंगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और लास्ट में एक आपके पास कॉपी हो जाएगी जिसको पढ़ के आप रिवाइज कर सकोगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। उठ के बैठ जा, देखो वो सो ही रहा है भाई, उठ के बैठ जा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो तुझे तो मेहनत करनी है क्योंकि एग्जाम तो मैं निकालना है। चलिए उठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आज कैनाल डिजाइन का पहला सवाल पढ़ो। व्हाट विल बी द क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? व्हाट विल बी द क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके, ऑफ द चैनल बाय यूजिंग कैनेडीज थ्योरी। तो आपका कीवर्ड है कैनेडीज थ्योरी में जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसके बारे में बात कर रहा है। इफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो इन द इरिगेशन चैनल इज 2 मीटर, डेप्थ कितनी है? डेप्थ है आपके पास 2 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज 1.1। तो बात आती है, जैसे ही कैनाल डिजाइन की बात आती है तो दो थ्योरीज तो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। कौन कौन सी? कैनेडीज थ्योरी और लेसिस थ्योरी आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए क्या होती है। आई होप आप रिवाइज करके आए होंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैनाल डिजाइन के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो कैनेडीज थ्योरी क्या, कैनेडी को आप प्रोनाउंसिएट करो तो क्या आएगा? कनाडा। कनाडा कौन जाता है? पंजाबी। तो बात यूज क्या बात आती है क्या, या सवाल आता है क्या? कैनेडीज कहां पर थे? पंजाब इरिगेशन इंजीनियरिंग में थे। तो कैसे रिलेट कर सकते हो? कैनेडी कनाडा पंजाबी सबसे ज्यादा कनाडा में रहते हैं, तो वहां से कैनेडी क्या थे? कैनेडी एक पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। कहां पर थे? कैनेडी पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। ये सवाल आया था, ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग में थे। क्लियर? ओके। इन्होंने क्या किया, पंजाब में पठानकोट के पास एक जगह थी अपर बारी दोआब, अपर बारी दोआब, अपर बारी दोआब। क्लियर है? अपर बारी दोआब में उन्होंने अपनी स्टडी की। दोआब क्या होता है? दोआब ऐसा प्लेन, ये भी सवाल पूछा गया है। दोआब ऐसी जगह जहां पर दो नदी आकर मिल रही हैं, वहां पर उसे बोलते हैं दोआब। और कौन कौन सी नदी थी? रावी नदी थी और ब्यास नदी थी। कौन सी? ब्यास नदी थी। रावी और ब्यास नदी का संगम था, वहां पर उन्होंने एक लैंड थी, उस जगह को बोला जाता है दोआब। वहां पर उन्होंने अपनी स्टडी करी थी। किसके बारे में? कैनाल के बारे में स्टडी करी। क्लियर? ये बात इतनी समझ में आती है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर है, किसके लिए सिल्ट सपोर्टिंग का पावर है? जो कैनाल के लिए, वो सिर्फ बेड से आती है, जो बेड ऑफ द कैनाल है वहां से आती है। उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी दी, उन्होंने अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन की, जिसका फॉर्मूला उन्होंने बताया वी क्रिटिकल होता है विच इज इक्वल टू C1 m टाइम्स ऑफ y टू द पावर ऑफ C2, C1 m टाइम्स ऑफ y टू द पावर ऑफ C2। उन्होंने ये टर्म मतलब ये फॉर्मूला दिया। क्लियर? ओके। अभी देखो उन्होंने क्या किया, ये फॉर्मूला तो दिया, साथ ही साथ इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, m इंटू C1 y टाइम्स ऑफ C2। ये फॉर्मूला उन्होंने किसका? क्रिटिकल वेलोसिटी का दिया। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी का उन्होंने फॉर्मूला दिया। एक्चुअली C1 y टाइम्स ऑफ C2 ये फॉर्मूला था, लेकिन अब वो किसके लिए एप्लीकेबल था? सिर्फ पंजाब रीजन में कैनाल की स्टडी कर रहे थे, उसके लिए एप्लीकेबल था। ऑल ओवर इंडिया कैसे इसको फैलाया जाए, इस फॉर्मूला के बेसिस पर कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, कैसे कैनाल की डिजाइनिंग करें, तो उसके लिए उन्होंने एक फैक्टर दिया m। ये क्या था? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। क्या? ये देखो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, जिसकी वैल्यू आपको सवाल में 1.1 दी गई है। ये सवाल में आपको 1.1 इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, तो आप बताइए
आप बताइए कि VCR की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इधर पे अगर आपको ये पता है C1 की वैल्यू होती है 0.55 और C2 की वैल्यू होती है 0.64। तो सवाल आ जाएगा M की वैल्यू दी है आपके पास कितनी 1.1, तो 1.1 आप लगा लो। M की वैल्यू क्या 1, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो 1.1 दिया है आपके लिए। क्लियर, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा था, तो आप क्वेश्चन कर दो। तो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सही हो जाएगा 0.55 इंटू 2 to the power 0.64। एम की वैल्यू 1.1 उन्होंने लिख के सॉल्व नहीं किए, लगता है सॉल्व नहीं किए, तो ऑप्शन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट बी सही हो जाएगा। क्लियर है, 0.55। वाई की वैल्यू और रख लो, वाई की वैल्यू रख लो। कैसे रखोगे देखो, V critical is equals to 1.1 into 0.55, so 0.55 into 2 to the power of 0.64 इधर लगता है m की वैल्यू 1 ले ली, 1 लेकर इन्होंने सॉल्व कर दिया। क्लियर, चलूं आगे। तो ये आपके पास आ जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब बात आती है क्या सर, आपने बोला कि m की वैल्यू इंडिया में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होगी, तो क्या? तो यहां देखिए मैंने आपको क्या किया, अगर लाइट सैंडी सिल्ट नॉर्थ इंडिया में है तो m की वैल्यू 1 होगी। लाइट सैंडी सिल्ट साउथ इंडिया में है तो m की वैल्यू 1.1 होगी। अगर सैंडी लोमी सिल्ट, अगर आपकी सैंडी लोमी सिल्ट है तो m की वैल्यू 1.2। अगर ऐसा एरिया जहां पर हार्ड डर्टी सॉइल है तो m की वैल्यू 1.3 होगी। तो ये रीजंस के हिसाब से मैंने आपको m की वैल्यू दे दी। क्लियर, ओके। अभी क्या, ये इटरेटिव मेथड है, कैनेडी की कैसी मेथड है? इटरेटिव मेथड है। यहां पर डेप्थ का क्या करते हैं हम? इटरेशन करते हैं, डेप्थ को अज्यूम करते हैं। क्लियर, फिर हम उस डेप्थ पर किसके द्वारा, या तो हम चेजिस कांस्टेंट की चेजिस फार्मूला का यूज करेंगे, या फिर मैनिंग्स फार्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं, या फिर कटर्स रेगुलरिटी कोफिशिएंट, कुछ भी ऐसी फार्मूलाज को यूज करके, चेजिस फार्मूला वगैरह को यूज करके हम क्रिटिकल वेलोसिटी निकालते हैं। दोनों को कंपेयर करते हैं, इस जो क्रिटिकल वेलोसिटी हमारे पास है और जो निकालेंगे एक्चुअल वेलोसिटी को, अगर बराबर आ जाती है तो ऐसे हमारा मतलब वेलोसिटी निकल जाती है। ये इटरेटिव मेथड है। तो क्या सोचना पड़ता है हमें, क्या गैस करना पड़ता है हमें? डेप्थ गैस करनी पड़ती है। उसके लिए एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है उसके पास? 0 से 20 मीटर क्यूब पर सेकंड का अगर डिस्चार्ज है तो डेप्थ आप 1 मीटर लोगे। 20 से 40 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज है तो डेप्थ आप 2 मीटर लोगे। 40 से 80 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज है तो डेप्थ 2.5, 80 से 100 के लिए 3, और ग्रेटर देन 100 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज है तो 3.5 मीटर आप क्या लोगे? डेप्थ। तो ये भी सवाल बनता है, तो याद रखना। क्लियर, चलूं आगे। चलिए, क्या क्वेश्चन नंबर 2, एन इरिगेशन चैनल इज टू बी डिजाइंड टू कैरी अ फ्लो ऑफ 30 मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूमेक पर सेकंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, द एरिया। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, आपसे पूछ रहे बोल रहा है डिस्चार्ज क्या होता है, आप जानते हो, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया डिस्चार्ज क्या दे दिया है आपके पास? 30 मीटर क्यूब पर सेकंड या क्यूमेक पर सेकंड। क्लियर, एरिया कितना दिया है आपके पास? एरिया ही तो पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है ना, वेलोसिटी दी है, एरिया पूछ रहा है। वेलोसिटी कितनी दी है? 1.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी है। तो एरिया कितना आ जाएगा आपके पास? एरिया आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर के पास एरिया आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये तो बच्चों वाला सवाल था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैनेडीज थ्योरी ऑफ डिजाइन ऑफ कैनाल। तो कैनेडी की थ्योरी, कैनेडीज थ्योरी ऑफ डिजाइन ऑफ कैनाल के बारे में बताओ। तो कैनेडी थ्योरी मैंने आपको बताई, और जानते हैं क्या उसके रिस्पेक्ट में पढ़ो, और क्या बताना है आपको? कैसा? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कौन सा स्टेटमेंट बताना है? करेक्ट बताना है, करेक्ट। ध्यान से पढ़ो, देखो, द मीन डायमीटर ऑफ द बेड मटेरियल इज रिलेटेड टू सिल्ट फैक्टर। नहीं, कैनेडी ने सिल्ट फैक्टर की कोई बात नहीं करी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कैनेडीज कंसिडर्स रिजाइम चैनल, गलत बात है। लेसी ने रिजाइम चैनल बनाए थे। ट्रू रिजाइम, इनिशियल रिजाइम, फाइनल रिजाइम, 3 रिजाइम की बात करी। और लेसी थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल थी? फाइनल रिजाइम के लिए एप्लीकेबल थी। ये भी सवाल बनता है। तो द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो फैक्टर इज यूज्ड फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी कंप्यूटेशन। यस, अभी हमने देखा m क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। यही फैक्टर तो VCR निकालने के लिए यूज हो रहा है। हाँ सर, यूज हो रहा है। क्या, कैसे यूज हो रहा है? ये हो जाएगा C1 by to the power C2, यही तो फॉर्मूला लगाया। m की वैल्यू यूज हुई? हाँ सर, यूज हुई। क्लियर है, तो C में ये ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। ये तो बात सही है। एडीज आर जनरेटेड अलोंग द होल पेवेटेड पेरीमीटर, गलत बात। इन्होंने क्या बोला था? कैनेडी ने बोला जो एडीज सेल्फ सपोर्टिंग पावर है किसकी किसकी चैनल की, वो सिर्फ एडीज, कौन से वर्टिकल कंपोनेंट जो एडीज के रहेंगे, कौन सा? बेड पर, जो बेड पर रहेगी, बेड पर जो भी सिल्ट सपोर्टिंग पावर रहेगी बेड के कारण जो एडी
कैनेडीज बन रहे हैं उस पर उसके कारण रहेगी, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था, उसकी साइड स्लोप्स का भी रोल था, लेकिन कैनेडी ने ये बात नहीं की थी, यही तो उसका लिमिटेशन था। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी बस सही स्टेटमेंट है कैनेडी को लेके। अब देखो मैंने आपको पूरी कैनेडी थ्योरी एक जगह लिख दी, अब मैं सारी थ्योरी पढ़ूं आपको समझाऊं, इतना समय अपने पास नहीं होता है, 30 मिनट की क्लास अपनी होती है, आपको ये सब पढ़ना है, क्लियर बात है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद ये, क्योंकि एक एक लाइन से सवाल बनता है इसमें, ये मैंने पूरी थ्योरी आपको दे दी है, कंटेंट के लिए रोना आप छोड़ दोगे, क्लियर। ये लिमिटेशंस कैनेडीज के जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस पर आते हैं सवाल। क्या इसने कभी भी बेड स्लोप का फॉर्मूला नहीं दिया, इसने क्या किया, इसने इटरेटिव मेथड डेप्थ को इटरेटिव बनाया, इसका कोई भी एक्यूरेट इसके फॉर्मूलाज नहीं थे। दूसरा क्या, इसने टोटल पैरामीटर की बात नहीं की, इसने बस बोला सिल्ट सपोर्टिंग पावर बेड से मिल रही है, किसी भी रिजाइम कंडीशन की इसने बात नहीं करी कैनेडीज ने, क्लियर। ये सब इन्होंने बात करी थी। तो जो लिमिटेशंस थी आप देख लो, इन्होंने वेलोसिटी निकालने के लिए क्या यूज किया, इन्होंने चेजीज इक्वेशन यूज की। अब चेजी इक्वेशन खुद एक क्या है, एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें ऑलरेडी लिमिटेशन है, तो चेजी के लिमिटेशन भी कैनेडी में काउंट कर लिए गए, तो ये सब लिमिटेशंस आते गए। तो इन सबको उभारा किसने, इन सबको उभारा लेसिस ने, क्लियर। सो अपन हम पढ़ेंगे आगे, जब लेसिस आएगी तो उसकी बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हार्ड लाइनिंग फॉर कैनाल। अब देखो दो टाइप की लाइनिंग होती है, एक होती है क्या आपकी अर्दन लाइनिंग और एक होती है हार्ड लाइनिंग। हार्ड लाइनिंग क्या, हार्ड लाइनिंग जैसे कि आप सीमेंट कंक्रीट से लाइनिंग कर दो, उसके बाद आप अगर बोल्डर से लाइनिंग कर दो, ब्रिक से लाइनिंग कर दो, प्लास्टिक की लाइनिंग कर दो, ये हार्ड लाइनिंग होंगे, ठीक है। कॉम्पैक्टेड क्ले लाइनिंग, कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग, ये क्या हो जाती है, ये है अर्दन लाइनिंग है, नाम में लिखा है तो ये तो टिक कर ही लोगे। सॉइल सीमेंट लाइनिंग भी एक टाइप की अर्थ लाइनिंग होती है, क्लियर। तो आपको मैंने लाइनिंग के बारे में बताया, दो टाइप की लाइनिंग होती है, कौन कौन सी, अर्दन टाइप लाइनिंग और हार्ड सरफेस लाइनिंग। अर्दन टाइप लाइनिंग में क्या क्या हो जाएगा, दो टाइप की, कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग एंड सॉइल सीमेंट लाइनिंग, कुछ भी आ जाए दोनों में से एक पे टिक लगा लोगे ना, ठीक है। कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग क्या, आपके पास जो भी साइड पे मटेरियल था, जहां पर चैनल बनाया आपने या कैनाल बनाई, साइड के मटेरियल पे जो सॉइल थी उससे ही आपने क्या कर दी, लाइनिंग कर दी, और उसको कॉम्पैक्ट करके वॉइड्स की साइज कम कर दी, परमेबिलिटी रिड्यूस कर दी, जिससे सीपेज कम हो गया। ये हो गई अर्दन टाइप लाइनिंग में कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, नाम में लिखा है तो। सॉइल सीमेंट लाइमिंग क्या, आपने जितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल था उसका 2 से 8%, कितना, लगभग 2 से 8% क्या लिया, 2 से 8% आपने उसका सीमेंट का वॉल्यूम लिया, उससे मिक्स करके लाइनिंग कर दी, वो हो गई सॉइल सीमेंट लाइनिंग। फिर 4 टाइप की लाइनिंग मैंने और बताई, क्या, कंक्रीट लाइनिंग, सॉरी हार्ड सरफेस लाइनिंग में आया सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, ब्रिक लाइनिंग, प्लास्टिक लाइनिंग, बोल्डर लाइनिंग, बोल्डर लगा दो तो बोल्डर लाइनिंग, ब्रिक लगा दिया आपने सीमेंट मोटर यूज करके तो ब्रिक लाइनिंग, सीमेंट कंक्रीट से लाइनिंग करी तो वो, और आपकी क्या, प्लास्टिक लाइनिंग भी होती है। आपको लाइनिंग भी बता दी मैंने, कितने टाइप की, 2 टाइप की, ओके। अब देखो क्या बोल रहा है, जो शॉर्टक्रीट लाइनिंग एक प्रकार की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग ही है, एस्फाल्टिक कंक्रीट लाइनिंग एक टाइप की कंक्रीट लाइनिंग है, क्लियर। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज हैज बीन यूज्ड बाय लेसिस थ्योरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल जनरेटेड चैनल वेलोसिटी। तो जनरेटेड चैनल वेलोसिटी के लिए लेसिस ने क्या यूज किया, लेसिस ने कटर्स फॉर्मूला यूज किया था, नहीं। लेसिस ने मैनिंग्स फार्मूला यूज किया था, नहीं। चेजिस फार्मूला यूज किया था, नहीं। लेसिस ने अपनी इक्वेशंस दी थी, जनरल रिजाइम इक्वेशन ऑफ फ्लो दी थी, जो क्या थी, 10.3 r⁴ s⁴ ये जनरल दो इक्वेशंस दी। जनरल दो इक्वेशन किसने दी, ये जनरल दो इक्वेशंस किसने दी थी, लेसिस ने दी थी, जिसमें v = qf² अपॉन 140⁴ भी इसी से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन यही है, वेलोसिटी की ओरिजिनल इक्वेशन लेसी की क्या है, 10.8 r⁴ s⁴ यही है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन और हैं, qf² अपॉन 142⁴ इसको सॉल्व करके आप निकाल लोगे। अब क्या है, s है स्लोप ऑफ वाटर सरफेस, r हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इन मीटर, v इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, q डिस्चार्ज इन क्यूबिक, डिस्चार्ज इन क्यूबिक क्या है, q, F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, क्लियर। F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, किसने इंक्लूड किया, लेसी ने। कैनेडी ने कोई फ्रिक्शन फैक्टर की बात नहीं की थी। ये देखो लेसीस थ्योरी किस पर डिपेंड है, ये सवाल भी आता है। ये लिंडलेस
हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? लिंडलेस हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू, इसने क्या बोला? इसने रिजाइम कंडीशन बताई, ट्रू रिजाइम की बात करी, इसने इनिशियल रिजाइम की बात करी, फाइनल रिजाइम की बात करी और बोला कि और लेसिस थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल थी? फाइनल रिजाइम के लिए एप्लीकेबल थी। इसने बताया कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर सिर्फ बेड से नहीं आ रहा, वो पूरे पैरामीटर से मिल रही है, साइड स्लोप भी इन्वॉल्व है। इसने अपनी वेलोसिटीज की इक्वेशन दी, इसने बेड स्लोप की भी इक्वेशन दी। लेसिस ने बात करी कि जो सिल्टिंग नहीं हो रही या फिर कहीं भी स्कोरिंग नहीं हो रही, नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग, इसी को बोलेंगे हम ट्रू रिजाइम कंडीशन। ये किसने बताया? लेसिस ने बताया। ये सब आप पढ़ लेना एक बार। 3 रिजाइम कंडीशन किसने दी थी? लेसिस ने दी थी। ये भी सवाल पूछा जाता है, याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन पर। क्या इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर कैनाल इरिगेशन द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कैनाल इरिगेशन में कौन कौन सा सिस्टम होता है? मेन कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरीज, माइनर, वाटर कोर्स, टैंक्स। तो भाई देखो, मेन कैनाल के बाद क्या होता है? रिवर। रिवर से डायरेक्ट आप इरिगेशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसका फ्लो बहुत ज्यादा, मेन कैनाल में पानी आया। मेन कैनाल से भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर उधर फ्लो ज्यादा है तो ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल के बाद डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद माइनर्स, माइनर्स के बाद क्या आपका आएगा? वाटर कोर्स। तो ये सब एक सीक्वेंस है। क्लियर है? तो यहाँ पर टैंक्स जैसा कुछ नहीं होता, टैंक्स जैसा कुछ नहीं होता। करेक्ट सीक्वेंस में ए बी सी डी आ जाएगा। तो देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या हो जाएगा? ये सिस्टम में इंक्लूड होगा। अब देखो, आप मैंने मेन कैनाल के बारे में लिख दिया, ब्रांच कैनाल। सवाल ये आता है, ये याद रखना, जनरली इसमें 30 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज्यादा क्या रहता है? डिस्चार्ज रहता है ब्रांच कैनाल में। ठीक है, फिर आती है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी में डिस्चार्ज क्या रहता है? लेस देन 30 क्यूबिक से 30 क्यूबिक से कम क्या होता है? लेस देन डिस्चार्ज होता है। क्लियर? माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में बिलो 2.5 क्यूबिक क्या रहता है? डिस्चार्ज रहता है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में। फील्ड चैनल को और क्या बोलते हैं? ये भी पूछा गया है, तो वाटर कोर्स बोला जाता है। फील्ड चैनल को वाटर कोर्स भी बोला जाता है। क्लियर बात? यहाँ पर फार्मर्स या कल्टीवेटर का अप्रोच क्या इधर अचीव कर सकते हैं, वहां पर अपने से अपना एक चैनल बना सकते हैं वाटर कोर्स को, उसी को बोल दिया वाटर कोर्स या फील्ड चैनल। कल्टीवेटर्स बना लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इफ द डिस्चार्ज इन कैनाल इज 5 to 10 क्यूबिक, द फ्री बोर्ड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर। कितने के लिए फ्री बोर्ड बनाया जाएगा? अगर डिस्चार्ज, अगर कैनाल का 5 to 10 क्यूबिक है तो डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग कैनाल का फ्री बोर्ड डिसाइड किया गया। तो अब तो ये कैसा है? ये स्टैटिक सवाल है। अगर वैल्यू पता है तो ठीक है। तो 5 से 10 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए फ्री बोर्ड की वैल्यू कितनी होती है? फ्री बोर्ड की वैल्यू 0.6 होती है, 6 मीटर, 0.6 मीटर। तो मैंने सारी वैल्यूज आपको बता दी। मेन एंड ब्रांच कैनाल में डिस्चार्ज ग्रेटर देन 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है तो 0.75 मीटर फ्री बोर्ड जाएगा। ब्रांच चैनल एंड मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज, ब्रांच चैनल एंड मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में 5 से 10, अगर आपका 5 से 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है तो यही तो सवाल आया, 0.6 मीटर आप क्या दे दोगे? फ्री बोर्ड दे दोगे। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में 1 से 5 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज, 0.5 मीटर क्या? फ्री बोर्ड। माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में लेस देन 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज, 0.3 क्या दे दोगे आप? फ्री बोर्ड। वाटर कोर्स लेस देन 0.06 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज, और फ्री बोर्ड कितना? 0.1 से 0.15 मीटर फ्री बोर्ड जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें आपको एक जगह लिखना है, याद रहना चाहिए। अभी उसने ये वाला पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है। अब तो ये एक सवाल आ चुका, रिसेंट सवाल मैं करा रहा हूं, कोई बहुत बाबा आजम के सवाल नहीं करा रहा, ये रिसेंट पूछे गए सवाल है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। The terms initial regime and final regime are used in which following theory? चेजिस थ्योरी में आएगा? नहीं। कैनेडी में? नहीं। लेसिस में? यस। अभी चीख के मैं चिल्ला रहा हूँ। लेसिस ने 3 रिजाइम कंडीशंस बताई, ट्रू रिजाइम, इनिशियल रिजाइम, फाइनल रिजाइम। ट्रू रिजाइम क्या? ट्रू रिजाइम क्या? जहां पर नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग, कोई भी सिल्टिंग स्कोरिंग नहीं हो रही, आइडियल चैनल की बात करी जो कि कभी अचीव नहीं किया जा सकता। इनिशियल रिजाइम क्या? इनिशियल रिजाइम ये जहां पर बेड, मतलब बेड बस चेंज होता जाए अकॉर्डिंग टू सिल्टिंग एंड स्कोरिंग, लेकिन साइड में कोई भी, साइड चैनल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन साइड स्लोप में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। फिर इनिशियल रिजाइम क्या? जहां पर अकॉर्डिंग टू सिल्टिंग एंड स्कोरिंग चैनल का बेड और साथ साथ साइड स्लोप चेंज होता रहे, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया इनिशियल रिजाइम। और लेसिस थ्योरी, लेसिस थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल थी? लेसिस थ्योरी एप्लीकेबल थी इनिशियल रिजाइम के लिए। लेसिस, सॉरी इनिशियल रिजाइम नहीं, फाइनल रिजाइम के लिए। लेसिस थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल थी? फाइनल रिजाइम के लिए। लेसिस थ्योरी इज एप्लीकेबल। क्लियर? लेसिस थ्योरी इज एप्लीकेबल। ये भी पूछता है किसके लिए एप्लीकेबल होती है? फाइनल रिजाइम के लिए लेसिस थ्योरी एप्लीकेबल होती है। तो ये देखो, मैंने ट्रू रिजाइम पूरा लिख के दे दिया, आपको पढ़ना है, पूरे स्टेटमेंट्स आपको पढ़ना है। अब मैं चुपचाप खड़े होके पढ़ूं
ये पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में। आपको पढ़ना है, मैंने दे दिया। ये सवाल आता है, इनिशियल रिजाइम थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, इनिशियल रिजाइम थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, बार बार आया है, याद रखना। इनिशियल रिजाइम थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी एप्लीकेबल है? तो बोलेगा फाइनल रिजाइम थ्योरी। इफ द चैनल पैरामीटर सच एज साइड्स, बेड स्लोप, डेप्थ एक्सेट्रा आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द फ्लो रेट एंड सिल्ट ग्रेड, then it is said to be in final regime condition. The channel shape may vary according to silt grade. कैसे शो करेगा? देखो, अगर सिल्ट का ग्रेड, ये देखो सिल्ट का फाइन सिल्ट है तो ऐसा बनेगा। अगर बीच का डायग्राम किसके लिए? मीडियम सिल्ट के लिए और कोर्स सिल्ट के लिए ये वाला डायग्राम बनेगा, ऐसा शेप हो जाएगा चैनल, ऐसा शेप ले लेगा अकॉर्डिंग टू सिल्ट ग्रेड। तो यही तो रिजाइम कंडीशन है, यही तो क्या है, यही ऐसी रिजाइम कंडीशन। देखो ट्रू रिजाइम तो एग्जिस्ट नहीं करता, इनिशियल रिजाइम में सिर्फ बेड चेंज कर रहा है, साइड स्लोप चेंज नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू सिल्ट ग्रेड। तो ये तो आपने लेसी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं। लेसी थ्योरी किसके लिए? फाइनल रिजाइम के लिए, जिसमें सिल्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग बेड और साइड स्लोप चेंज हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर कैनाल लाइनिंग। कैनाल लाइनिंग के लिए कौन सी चीज नेसेसरी नहीं है? मतलब आप किसको खत्म करने के लिए कैनाल लाइनिंग नहीं करोगे? तो नॉट पूछ रहा है। ओके, देखो मिनिमाइजिंग द सीपेज लॉस, यस ये तो बात हम है, सही है कि कैनाल लाइनिंग क्यों करते हैं कि सीपेज लॉस मिनिमाइज हो जाए। रिड्यूसिंग द एवेपोरेशन ऑफ वाटर, रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ वीड्स, यस वीड्स की ग्रोथ, अगर सीपेज लॉस नहीं होगा, यहाँ वहां पानी नहीं जाएगा तो वीड्स की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। रिड्यूसिंग मेंटेनेंस ऑफ कैनाल, यस अगर एक बार लाइनिंग कर दी तो बार बार सीपेज लॉस नहीं, बार बार इरोजन ऑफ कैनाल नहीं होगा, इस कारण से मेंटेनेंस भी कम हो गया। ये तीन चीजें तो हैं, लेकिन बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन गलत क्यों है? क्यों बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसिटी ऑफ कैनाल लाइनिंग। क्या नेसेसिटी नहीं है? एवोपरेशन आप नहीं रिड्यूस कर सकते कैनाल लाइनिंग से, एवोपरेशन और कैनाल लाइनिंग का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। चलिए ये मैंने आपको कैनाल लाइनिंग के बारे में बता दिया। ये देखो लाइनिंग ऑफ कैनाल परफॉर्म्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, किस किस के कारण? सीपेज लॉस ना हो, मिनिमाइज सीपेज लॉस, इंक्रीज द डिस्चार्ज इंक्रीज क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, रिड्यूस मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स क्योंकि आप क्या कर सकते, वीड ग्रोथ कम कर सकते हो। मेंटेनेंस कैसे रिड्यूस हो गया? क्योंकि आपने क्या किया, आपने कैनाल की लाइनिंग कर दी, इरोजन कम होगा तो मेंटेनेंस कम। तो टू प्रिवेंट द इरोजन ऑफ द बेड एंड साइड्स ऑफ द कैनाल, ये भी प्रिवेंट कर लिया आपने कैनाल लाइनिंग से। ये सब नेसेसिटी है कैनाल लाइनिंग की, एवेपोरेशन ऑफ वाटर को रिड्यूस करना नेसेसिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 इन ग्रेविटी कैनाल्स FSL इज, तो ग्रेविटी कैनाल में FSL कहाँ होगा? तो ऑलवेज एट द ग्राउंड लेवल, ऑलवेज एट द बिलो ग्राउंड लेवल, जनरली 4 से 5 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्टैटिक सवाल था ग्रेविटी कैनाल में, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो पेपर सिंपल है ही। क्या ग्रेविटी कैनाल में ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल क्या होगा? आपका फुल सप्लाई लेवल कहाँ होगा? ओनली कुछ सेंटीमीटर ऊपर रहेगा ग्रेविटी कैनाल। अब ग्रेविटी कैनाल क्या होता है पढ़ो। वाटर इज हेडेड upstream of headworks and thereby diverted to the canal system. The water is conveyed to the field by gravity only. Such irrigation scheme consists of headworks across river and canal network. The scheme is more useful although the capital cost is high. It requires low maintenance. क्या it require low maintenance? क्यों? ग्रेविटी से फ्लो कराना है, लेकिन कैपिटल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो ज्यादा है, लेकिन जब ग्रेविटी से फ्लो कराना है कोई भी मशीन या मोटर पावर की जरूरत ही नहीं है फ्लो कराने के लिए, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट is come. Full supply level of the water in the case of gravity canal is always a few centimeters above the ground level. यही तो पूछा गया है। तो ग्रेविटी कैनाल में याद रखना, अब से नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लिया, अब से याद रखना कि ग्रेविटी कैनाल में जो फुल सप्लाई लेवल रहेगा कुछ सेंटीमीटर हाई रहेगा ग्राउंड लेवल से। यहां पर हमारा ये सेशन होता है समाप्त। कैनाल का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट किए, मतलब फर्स्ट सेशन कंप्लीट किए। आगे और मैं कैनाल के क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपने चीजें लिखी होंगी, रिवाइज कर रहे होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि आप अपने पेपर को लेके या कोई भी एग्जाम जो भी फोकस कर रहे हो उसके लिए क्या हो, सीरियस हो। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप रिवीजन करिए और इन चीजों को लिख लेना, ठीक है।
अभी देखो ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर आप मुझे ये बताइए कि हमने अभी अभी पास आउट हुए हैं, हम अभी पास आउट हुए हैं, हम कैसे तैयारी करें। तो उनके लिए मैं कहूँगा आप क्या करिए, आप अभी सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो, सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो। कैसे, देखो आपके उनके लिए मैं कहूँगा आप सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करिए। उनके लिए विजय बैच लॉन्च किया गया है। विजय बैच किसके लिए है? विजय बैच में आप क्या कर सकते हो, पूरी सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट मिल जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब थॉरोली पढ़ाया गया। आप कंटेंट अपना जीवित करो, फिर किसी एग्जाम के पीछे भागो। अगर आप एसएससी जेईई 2024 के पीछे भाग रहे हो तो बैच 1 लॉन्च है, किसमें? हमारे एसी प्लस एप्लीकेशन पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिल जाएगा। एमपी जीके और एमपी पीएससी एई में जो एमपी जीके एमपी टेक्निकल जो कुछ भी आता है पूरा सिलेबस प्रहार बैच में कवर कराया गया। तेजस बैच में आरआरबी जेईई से रिलेटेड टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीजें सब कुछ कवर कराई गई। सिर्फ नॉन टेक अगर आप पढ़ना चाहते हो, जेके जीएस मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर वगैरह, तो आपको नॉन टेक महापेक में आपको ये सब मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। टारगेट बैच लॉन्च किया हमने, कौन सा बैच लॉन्च किया? टारगेट बैच। इसमें 0 to हीरो सब कुछ पढ़ाया गया है टारगेट बैच में। इसमें आपको डिजिटलाइज फॉर्म में क्या कॉन्सेप्ट बताए गए, आपको एनिमेटेड फॉर्म में एग्जांपल समझाए गए, सब कुछ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ पढ़ाया गया। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब दूसरे टाइप का स्टूडेंट जो कहता है कि सर हमें 3 महीने में पूरा सिलेबस क्या करना है, 3 महीने में पूरा सिलेबस क्या करना है, रिवाइज करना है, कैसे करें? तो इसके लिए फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया गया। फास्ट ट्रैक बैच में क्या है, सब कुछ आपको एक ही बैच में मिल जाएगा। उसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ रिवाइज 3 महीने में हो जाएगा। कंटेंट रिड्यूस नहीं किया, कॉन्सेप्ट रिड्यूस नहीं किए, बस नोट मेकिंग टाइम रिड्यूस किया। कैसे? प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स देके, तो आप बहुत ही जल्दी समय में रिवाइज भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन कहाँ से करें ये भी डाउट है, तो क्वेश्चन के लिए भी एक सीरीज लॉन्च की, जेई वालों के लिए अभ्यास बैच और एई जेई दोनों के लिए अभ्यास प्लस बैच। इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जेई वालों के लिए, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब। एई जेई के लिए 8000 प्लस क्वेश्चन, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिलेगा। टीसीएस पैटर्न पर जोर दिया गया। और गेट और ईएससी के वो सवाल जो छोटे छोटे डायरेक्टली आ जाते हैं किसमें, स्टेट सर्विसेज में, उनको लेकर ये सीरीज बनाई गई है। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब देखिए स्टूडेंट कहता है कि सर मेरा सिर्फ सॉइल वीक है, मैं क्या करूं, मैं सॉइल अकेला पढ़ सकता हूं? हाँ, एईसी आपके लिए काम कर रही है। आप जाइए, सिर्फ सॉइल पर फोकस करिए, कंप्लीट करिए स्टडी और फिर अपने एग्जाम के पीछे दौड़ जाइए। ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब आपको एईसी प्लस एप्लीकेशन पर मिलेगा। एईसी प्लस एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी गूगल प्ले स्टोर पर, एईसी प्लस एप्लीकेशन मिल जाएगी। क्लियर है? अभी देखो आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि डाउट्स क्या हैं और हमारी टीम से आप क्या चाहते हो। ये सब तो ही बातें आपके लिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो मैं जो बोल रहा हूँ रिवीजन करिए और चीजें लिखते जाइए, एक कॉपी में लिखोगे तो वैसे ही याद होती जाएंगी। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम कैनाल के और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। रिवीजन करके आना, पहले से बता के जा रहा हूँ क्या पढ़ाऊंगा। शॉर्ट नोट्स बूस्टर लेके आना अपनी। क्लियर? सो दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय।